गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? बहुत अच्छा। पढ़ाई लिखाई चल रही है अच्छे से? ठीक है। देखिए, आज का हम लोगों का टॉपिक है इंटरमीडिएट फिजिक्स का लेसन फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, पार्ट नंबर 7, जिसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है बैटरी द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे पहले हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं तथा वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का अध्ययन अच्छी तरीके से कर लिए थे और यहाँ तक भी जानकारी ले चुके थे कि बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होता है उसको भी हम लोगों ने प्राप्त कर लिया था। उस स्थिति में देखे थे कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितना मिला था हम लोगों को, E = 1/4πε0 Q/r²। हमने ये भी बता चुके थे कि देखिए यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो टेस्टिंग चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिपेंड टू टेस्टिंग चार्ज, राइट। तो वहाँ से आप लोगों ने बताया कि E = 1/r²। तो इनके बीच में संबंध भी हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किए थे। तो ये देखे थे कि जैसे ही इसके R के मान को हमने बढ़ा रहे थे, यानी डिस्टेंस को बढ़ा रहे थे, तो क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू क्या हो रही थी, घट रही थी। तो उस स्थिति में आप लोगों ने ग्राफ ऐसे कहीं प्राप्त हुआ था जिसे हम लोग कौन सा ग्राफ बोलते थे, परवलयाकार। अब इसमें समस्या ये थी कि यदि जो आपके बिंदु आवेश हैं उसको किसी माध्यम में रखा जाए, जब किसी माध्यम में रखे जाते हैं तो उसकी तीव्रता की वैल्यू क्या होती है, और घट जाती है। तो उस सिचुएशंस में आप फार्मूला बना सकते थे E = 1/4πε0। यहाँ पे क्या लग जाएगा, K, जहाँ K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है, Q/r²। ये सारी जानकारी हम लोग पार्ट 6 में रख चुके हैं। अब स्टार्ट कर रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसे समझने के लिए आप लोग 10th में एक चुंबकीय द्विध्रुव पढ़े हैं, जिसमें आप लोग कहते थे ये चुंबक है। तो चुंबक के कितने पोल होते हैं, 2, एक नॉर्थ होता है तो दूसरा क्या होता है, साउथ। सेम इसी तरीके से वैद्युत द्विध्रुव होता है। इसमें भी 2 प्रकार के आवेश होंगे, समान परिमाण के होंगे, बट इनके जो आवेश हैं वो विपरीत प्रकृति के होंगे। अर्थात इसमें आप बता सकते हैं जब 2 समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार के सिस्टम या निकाय को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको आप देखेंगे तो HACl, इस पे क्या होता है, धनावेश होता है, इस पे क्या होता है, ऋणावेश। देखिएगा जितना आवेश इस पर है एक कूलम का, उतना ही आवेश इस पर है, बट इस पे प्लस है तो इस पे क्या है, माइनस। क्लियर हो? तो आप इसकी डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं, जब 2 समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के आवेश एक अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसका फिगर ड्रा करना हो तो कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, एक पॉइंट ए मान लिया, एक पॉइंट बी, इसके यहाँ पे ऐसे मिला करके इस पे आवेश हमने -Q रख दिया, इस पर आवेश क्या रख दिए, +Q आवेश। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, हमने मान लिया कि माना इस डिस्टेंस कितनी है, 2L। तो इसका एक मिडिल पॉइंट होगा, इसके मिडिल पॉइंट से यदि इसके बीच की डिस्टेंस देखा जाए तो कितना होगा, L, और इसकी मिडिल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होगी L। क्लियर? डिफिनेशन लिख लेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स HCl
NaCl H2O, इससे क्या है वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल्स है। क्लियर हो? अब थोड़ी सी बात ये आती है कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष की जानकारी ले लेते हैं। तो आप अभी बोले हैं कि क्या है वैद्युत द्विध्रुव है -Q और +Q। तो इस पे ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 2L है। तो इसके अक्ष, यही ना अक्ष, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, इसे हम लोग कौन सा अक्ष बोलते हैं, अक्षीय स्थिति बोलते हैं। कौन सी स्थिति है, अक्षीय स्थिति। और इसके मिडिल पॉइंट था इसके परपेंडिकुलर लंबवत जो ये अक्ष होंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, निरक्षीय स्थिति। इसे अक्ष भी बोलते हैं और इसको निरक्ष भी बोलते हैं। क्लियर होगा? अब हेडिंग बनाइएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मोमेंटम, देखिए तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और इन दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। P इक्वल टू निकालेंगे, इसमें से क्या बोला गया, एक आवेश, चिन्ह नहीं लेना है, सिर्फ आवेश का परिमाण लेना है। तो कितना होगा Q इंटू इनके बीच की दूरी कितना है भाई 2L, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो P इक्वल टू 2QL, ये मिल जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम मोमेंट। क्लियर? अब इसके बारे में कुछ नोट्स पॉइंट है, इसे तैयार करते हैं। पहला इसका नोट पॉइंट है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो कौन सा राशि होता है, तो सदिश राशि होता है। कौन सी राशि है, सदिश राशि। दूसरा नोट पॉइंट कि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है इसकी जो दिशा होती है माइनस से प्लस आवेश की ओर होती है। ध्यान रखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आवेश की, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी किधर होगी भाई, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती, राइट। इसकी दिशा किधर होगी, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। स्पष्ट? अगला नोट पॉइंट है इसका मात्रक, ये माइनस से किधर होती है, प्लस की ओर लिखेंगे। तीसरा नोट पॉइंट है कि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है इसका मात्रक क्या होता है, तो अभी आप बोले हैं P इक्वल टू 2QL, 2 तो कांस्टेंट है, Q का मात्रक क्या होगा, कूलाम, और L का मात्रक मीटर। तो क्या करेंगे, कूलाम मीटर। अच्छा, इसकी बीमा क्या होती है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, इसकी बीमा क्या होगी, तो लिख दीजिए बीमा। इसकी बीमा कितनी होती है, बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। आवेश की बीमा AT और L दूरी है, दूरी की बीमा क्या होगी L, तो आप लिख सकते हैं ATL। ये है आपके आवेश वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। क्लियर हो गया? अब देखिएगा इसके आगे की कहानी। अब हम लोगों को वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम 3 प्रकार से निकाल सकते हैं। कितने तरीके से, 3 तरीके से। फर्स्ट अक्षीय स्थिति, सेकंड निरक्षीय स्थिति, और थर्ड किसी भी बिंदु पर। तो चलिए इसे बारी बारी से हम लोग डिराइव करते हैं। फर्स्ट हेडिंग बनाइएगा
वैद्युत द्विध्रुव के कारण के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इसके लिए पहले मान लेंगे कि माना एक कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेश से मिलकर बना है। इसके बीच का डिस्टेंस l है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर इसके अक्षीय स्थिति में एक पॉइंट क्या है, P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी है। क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा, इसका माना वाला स्थिति लिख लीजिएगा। इसके मध्य बिंदु से कितनी दूरी पे ये क्या है, बिंदु P है r दूरी पर, जिस पर हमें इस पॉइंट पे क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो अब हमें ये बताइए कि इसके +q आवेश से इसके बीच की डिस्टेंस कितना होगा। इतना तो r है, ये z होगा ना, कितना निकल जाएगा, कितना बचेगा मेरे भाई, r - l हो जाएगा। और -q आवेश से कितना बिंदु P की डिस्टेंस होगी, r + l, कितना r और ये +l। स्पष्ट? तो अब जरा सुनिएगा कि मान लेंगे -q1 आवेश के कारण इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला जाएगा। तीव्रता का फार्मूला तो आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, E = 1/4πε0 q/r²। तो इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इधर की ओर निकलेगा, इधर की ओर आएगा, इस टाइप का अंदर की ओर खींचेगा। और इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ये इधर की ओर लगेगा क्योंकि पॉजिटिव है। तो बताइएगा, इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैंने मान लिया ये E2 है, और इसके कारण मान लिया ये क्या है, E1 है। राइट? तो कितना होगा बताइएगा, -q आवेश या प्लस ले लेते हैं पहले, प्लस आवेश +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, E1 = 1/4πε0 q/r। r की प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, +q से निकालना है कि डिस्टेंस कितना है हम लोगों का, ये वाला, यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, ये ना r - l। तो r - l का क्या होगा, होल स्क्वायर इस फार्मूले से। जिस दिशा में है ये O से P की डायरेक्शन उधर की ओर जा रहा है, तो आप लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं OP की दिशा में है। दूसरा -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना आ जाएगा, E2 = 1/4πε0 q/, इस बार r के प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे, r + l। तो r + l का होल स्क्वायर। ये किसके अनुदिश है, PO के अनुदिश है, इसके इधर आ रहा है। क्लियर? अब इस बिंदु P पर देखेंगे कि दो तीव्रताएं हम लोगों को मिल रही हैं, दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, विपरीत डायरेक्शन में है। तो आप लोग तो एक फार्मूला पढ़े ही हैं कि जब दो तीव्रताएं एक दूसरे से विपरीत होती हैं तो उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता लिख देंगे, अतः बिंदु
T पर परिणामी तीव्रता E इज इक्वल टू कितना होता है, विपरीत दिशा में है ना, तो कितना होगा E1 माइनस कितना हो जाएगा E2। ये बड़े वाले में से छोटे वाले को हटा देंगे, तो आप इसमें चेक करें कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। चलिए E1 की वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। इसमें से Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएंगे, क्या बचेंगे 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका 3 मल्टीप्लाई R स्क्वायर फैक्टर छोड़ दे रहे हैं प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL होल अपान, इसका मल्टीप्लाई R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। एक बात देखिएगा, ये दोनों पे स्क्वायर है, तो मैं इन दोनों को हटा करके इसके पूरे का स्क्वायर लगा देते हैं। स्पष्ट? अब जरा देखिए, कैंसिल R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या 2RL 4RL, तो ये Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL अपान कितना आ जाएंगे, इसका भी R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना तक क्लियर? इसको एक लाइन और बढ़ा सकते हैं क्या, 2 को अलग कर देंगे, 2R को अलग कर लेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा L और Q। तो सॉल्व करते हैं, यहीं पे रहने देंगे। थोड़ा कंडीशन देख लीजिएगा कि यहाँ पे जो R स्क्वायर की वैल्यू, R की जो वैल्यू है, L का जो वैल्यू है वो बहुत छोटा है किससे, R से, तो इसका यदि हम लोग वर्ग कर देंगे R स्क्वायर का तो और छोटा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं L स्क्वायर इज लेस देन R स्क्वायर, यानी L स्क्वायर की वैल्यू R स्क्वायर की तुलना में बहुत छोटा है। क्लियर? तो उस सिचुएशन में L स्क्वायर क्या हो जाएंगे, नगण्य हो जाएंगे। तो क्या बचेंगे, यहाँ पे मेरे पास स्पेस है, लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा देखिएगा, इज इक्वल टू परिणामी तीव्रता चल रही है ना, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 को अलग कर लेते हैं, 2QL इंटू बगल में R लिख सकते हैं इसे, अपान ये क्या हो जाएगा R, ये तो निगलेक्ट हो गया, इसका वर्ग करेंगे कितना घात हो जाएगा 4, एक घात इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, दिखाई दे रहा है ना 4, ये देखिए 2। अब हम लोग पढ़े 2QL को क्या नोट कर सकते हैं P, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 × Q, एक आर से कैंसिल R, ये है आपके परिणामी तीव्रता बिंदु। यदि इसी को हम किसी माध्यम में रखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के बगल में K आ जाएगा, लिख भी सकते हैं। यदि ये वैद्युत द्विध्रुव कहाँ पे हो, कहाँ पे नोट किया जाए, माध्यम में हो। यदि वैद्युत द्विध्रुव
माध्यम में स्थित हो, किसी माध्यम में स्थित हो, तो क्या हो जाएगा, परिणामी तीव्रता E = 1/4πε0 2P/r। बगल में लिखा जाएगा। ये है आपके परिणामी तीव्रता की सीमा। क्लियर हुआ? अच्छा डेरिवेशन है, नोट कर लीजिएगा। बता दूं? दूसरा पॉइंट है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति, इस बार हम लोगों को निरक्ष में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो देखिएगा, मान लेंगे एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, यहाँ एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो कैसे बना है, प्लस और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2l है। इसके मध्य बिंदु O से, मानेंगे इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, कितने डिस्टेंस पे, r दूरी पर, कहाँ पे, निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। तो इसके माइनस क्यू से हम लोग इसके मिला देंगे, यहाँ से इसको, ये वाला डिस्टेंस, और प्लस क्यू से भी मिला सकते हैं। ये बताइए, माइनस क्यू से बिंदु P यानी A और B के बीच की दूरी कितनी होगी, इसको निकालना पड़ेगा। ये डिस्टेंस तो आपको मालूम है L है, और ये डिस्टेंस कितना है, L है, और ये स्मॉल r है। तो ये डिस्टेंस पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, कर्ण का वर्ग इक्वल टू इसका आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो कितना आ जाएगा, √r² प्लस l²। उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा। तो आप एक लाइन बता सकते हैं, P = dt = √r² प्लस l²। हो जाएगा ना? अब सुनिएगा, जितना डिस्टेंस A से P की है वही डिस्टेंस B से P की है। तो हम क्या करेंगे, बिंदु A पर स्थित आवेश Q माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेंगे, कितना है, इसको E1 मान लेंगे। तो जब इसको E1 मानेंगे तो कितना होगा, ये माइनस है तो इसको इधर क्यों रहेगा, और बिंदु B पर स्थित आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये प्लस है तो ऊपर क्यों भेजेगा, कितना जाएगा, इसको मैंने मान लिया E2। तो अब इस पे परिणामी तीव्रता हमें निकालना। तो पहले देखिएगा, माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना माना गया है, E1 = कितना होगा, 1/4πε0 Q/r। r की जगह क्या लिखेंगे, ये डिस्टेंस है ना, √r² प्लस l² का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो E1 = 1/4πε0 Q/r² प्लस l²। इसी प्रकार प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E2 = 1/4πε0
क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे चिन्ह नहीं रखते हैं, चिन्ह तो सिर्फ ये डायरेक्शन बताता है कि ये किस ओर जा रहा है। क्लियर हुआ? तो जरा समीकरण 1 और समीकरण 2 को घूर कर देखिए। E1 और E2 आपस में क्या है? बराबर है। E2 इज इक्वल टू कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यही नहीं, इसको हम लोगों ने चलिए मान लेते हैं कितना है? x है। x मान लिया थोड़ी देर के लिए। तो ये बताइए इसके बीच का एंगल यदि हम मान लें कितना, एक बार यहाँ से मिला दें तो ये वाला तो एंगल इसके परिणामी तीव्रता ये ना होगा इन दोनों के बीच का। तो इसके बीच का एंगल मैंने इसको मान लिया थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 2 थीटा। क्लियर? तो आप एक परिणामी तीव्रता के लिए फार्मूला पढ़े हैं, लिख देते हैं। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितना होगा? E इज इक्वल टू अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। थीटा की जगह देखिए दोनों तीव्रताओं के बीच का एंगल कितना है? 2 थीटा। तो कितना हो जाएगा? 2 थीटा। अब E1 को x और E2 को भी x माना गया है, तो पुटअप कर लेते हैं। अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर cos 2 थीटा। जरा देखिएगा x स्क्वायर 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर ये कॉमन हो जाएगा, कितना मिलेगा? अंडर रूट 2x स्क्वायर कॉमन ले लिए, कितना बचा? 1 प्लस 2 cos थीटा 2 थीटा। देखिए अब इसका फार्मूला लगा दीजिए। 2x स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा का फार्मूला, 2 यहाँ से निकल गया कॉमन में, cos 2 थीटा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस। क्लियर हुआ? अब देखेंगे अंडर रूट ये 1 से 1 कैंसिल हो चुका, कितना बचा? 2 cos स्क्वायर थीटा। इसका मल्टीप्लाई होगा तो 4 cos स्क्वायर थीटा इंटू x स्क्वायर होगा, तो डायरेक्ट इसको लिख दीजिए, कितना हो जाएगा? 2x cos थीटा। अब मेरा x का मान ले लीजिए, क्या माना क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो परिणामी तीव्रता कितना आ गया हम लोगों का? 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब cos थीटा का थोड़ा वैल्यू देखिएगा यहाँ से, ये एकांतर अंतर कोण है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा ना? हो जाएगा। तो cos थीटा निकालें, cos थीटा इक्वल टू आधार अपान कर्ण, तो नोट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ देख लेंगे cos थीटा इक्वल टू आधार कितना है मेरे भाई? L अपान कर्ण कितना है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये है ना, तब कर दो तो E इज इक्वल टू 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा का मान L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, कर्णी का मतलब 1/2 2QL एक साथ ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL कितना मिल गया? अपान ये एक घात इसका 1/2 घात इसका, कितना हो गया? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। अब देखेंगे वही कंडीशन,
R is less than L is less than R, then आप कह सकते हैं L स्क्वायर इज लेस देन R स्क्वायर, यानी L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में बहुत छोटा है, इसलिए इसे हम लोग क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो वहाँ से कितना हो जाएगा, L का मान निगलेक्ट हो गया तो सिर्फ R बचा ना, तो कितना हो जाएगा परिणामी तीव्रता E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखिएगा 2QL को क्या लिख सकते हैं, P, राइट, अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ से L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगा। L की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, बर्बाद हो जाएगा। कितना बच जाएगा, R/3। ये है आपके वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति। यदि इसे किसी माध्यम में रखा जाएगा तो वही हाल है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान से देखेंगे कि इससे पहले जो हम लोगों ने निकाले थे अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसका क्या मिला था, अक्षीय स्थिति में ई अक्ष लिख देता हूँ अलग से, क्या मिला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ पाया था। ये बताइए जो अक्षीय स्थिति है वो दोगुना है किसका, निरक्षीय स्थिति का। अक्षीय स्थिति में उसी डिस्टेंस पे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोगुना होगी निरक्षीय स्थिति, राइट। तो आज के टॉपिक में इतना ही फेवरेट, इसे नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। अब शेष अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स यू।